हेलो फ्रेंड्स, गंगा चैनल बायोलॉजी वाला आपका स्वागत करता है। तो हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। तो हमारे शरीर में जो द्रव है वह किस प्रकार से परिसंचरित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाता है, तो इसके विषय में हम इस वीडियो में डिटेल अध्ययन करेंगे, तो गंभीर रूप से अध्ययन करेंगे पूरे अच्छी तरह से, जहां से हमारे हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं शरीर, द्रव तथा परिसंचरण के विषय में। शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। तो हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है इसमें भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर में भोजन की आवश्यकता होती है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। और साथ ही साथ कुछ मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, या कर सकते हैं कुछ अपशिष्ट पदार्थ, जैसे हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गए, इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए अति आवश्यक होता है। बात समझ लिया कि हमारा शरीर जो है एक मशीन की तरह कार्य करती है। हमारा शरीर जो है मशीन की तरह कार्य करती है, जिसमें बहुत सारे हम ऊर्जा देने के लिए पोषक पदार्थों को प्रदान करते हैं बाह्य वातावरण से, और हमारा शरीर जो है उसे यानी रुधिर के माध्यम से प्रत्येक ऊतकों तक पहुंचाया जाता है, जहां से वहां पर क्या होता है, उसका जारण होता है और साथ ही साथ ऊर्जा मुक्त होती है। तो हम शुरू करते हैं क्या, शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। उसके बाद होता है क्या है, वहां पर कुछ अपशिष्ट पदार्थ ही बनते हैं, कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकालने की अति आवश्यक होता है, नहीं तो वह हमारे शरीर में क्या है, हानिकारक, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो हम शुरू करते हैं शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। तो हमारा टॉपिक ये हमारा है क्या, शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। तो हमारा यहाँ से हाई स्कूल में यानी कह सकते हैं 10th क्लास में यूपी बोर्ड से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्या, शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। तो हम शुरू करते हैं शरीर, द्रव तथा परिसंचरण। इसकी क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पढ़ें क्या है, रुधिर। रुधिर क्या है, रुधिर क्या है, तो आपके बात क्या है, रुधिर की। ब्लड बोलते हैं। रुधिर जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर जो हमारा है एक तरल संयोजी ऊतक है, जो शरीर के सभी भी भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। तो हम कहें क्या, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, जो हमारे शरीर के सभी भागों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। तो लिखें क्या, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर जो है यह एक प्रकार का तरल है, यानी द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, जो शरीर को या कह सकते हैं शरीर के सभी भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। और शरीर के सभी ऊतकों को भोज्य पदार्थ और O2 गैस या ऑक्सीजन गैस प्रदान करती है।
या कह सकते हैं पहुंचाती है। रुधिर हमारा तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के सभी भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है और साथ ही साथ क्या करती है, हमारे शरीर के सभी ऊतकों को भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन प्रदान करती है, पहुंचाती है। ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के सभी भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है और क्या करती है, शरीर के सभी ऊतकों को भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन गैस या O2 गैस प्रदान करती है, पहुंचाती है। ये भोज्य पदार्थ हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज, मुख्य रूप से क्या, ग्लूकोज, जिससे शरीर की सभी जैविक क्रियाएं संचालित की जाती है या सुचारू रूप से कराई जाती हैं। भोज्य पदार्थ क्या है हमारा, यही ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा स्रोत क्या है, ऊर्जा स्रोत हमारा क्या है, भोजन है या भोज्य पदार्थ है। ये क्या है हमारा, ऊर्जा स्रोत है। ये क्या है हमारा, ऊर्जा स्रोत है। इसमें रुधिर जो है हमारा, इसमें अधिक से अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। रुधिर में अधिक से अधिक मात्रा में क्या, जल पाया जाता है। जल की मात्रा होती है 90 से 92%। 90 से 92% क्या होता है, हमारा वाटर होता है। 90 से 92% हमारे रुधिर में क्या होता है, वाटर होता है या जल होता है। और इसमें क्या बचा, क्या हमारा 6 से 8% इसमें क्या होता है, प्रोटीन पाई जाती है। 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण बात है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर में जो रुधिर है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है या क्या होती है। तो लिखेंगे क्या, 90 से 92% हमारे रुधिर में जल पाया जाता है और शेष भाग 6 से 8% क्या होता है, प्रोटीन होती है। हमारे शरीर में क्या होती है, प्रोटीन होती है, जिसमें से हमारे 3 प्रोटीन होते हैं। एक होता है फाइब्रिनोजन और दूसरा होता है हमारा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। फाइब्रोजन प्रोटीन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो लिखेंगे कहाँ, यहां लिखते हैं हम, जगह नहीं है, इसे साफ करना पड़ेगा तब। हमारा क्या है, 3 प्रकार के प्रोटीन कौन कौन से देखते हैं। पहले देखते हैं जल की मात्रा। जल की मात्रा होती है 90 से 92%। क्या होता है, जल होता है इसमें। और 6 से 8% क्या होता है, प्रोटीन होती है इसमें। 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। और हमारी जो प्रोटीन है कौन कौन सी, एक हमारा होता है क्या, एक को बोलते हैं फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन कहते हैं एक को। फाइब्रिनोजन कहते हैं, इसे लिखते हैं हम फाइब्रिनोजन। इसे बोलते हैं फाइब्रिनोजन, पहला हमारा हो गया। और दूसरा हमारा होता है ग्लोब्यूलिन, या कहते हैं ग्लोबुलिन बोलते हैं इसे हम, ग्लोबुलिन। ये हमारा दूसरा हो गया प्रोटीन। एक फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन बोल गया, और दूसरा होता है हमारा तीसरा वाला एल्ब्यूमिन। तीसरा हमारा है एल्ब्यूमिन। ये हमारे 3 प्रोटीन होती है जो कहां पाई जाती हैं, ये रुधिर प्लाज्मा में। ये कहां होती है, प्लाज्मा में। ठीक ना। जो हमारा रुधिर होता है वह 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो हमारा रुधिर होता है खुद, और दूसरा होता है प्लाज्मा। यह प्लाज्मा जो होता है यह हल्के पीले रंग का होता है। रुधिर प्लाज्मा जो होता है हल्का पीले रंग का होता है, यह तरल होता है। और यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। जो प्लाज्मा होता है, यानी प्लाज्मा 55% भाग होता है। और इसमें रुधिर कितना होता है, रुधिर हमारा होता है जो बचा हुआ भाग, यानी कि कितना बचा है इसमें बचा 45। ठीक ना। उसमें से क्या कुछ हमारे इसमें जल होंगे, यानी दोनों में
मिला करके जल की मात्रा इतनी होगी। जब रुधिर और प्लाज्मा मिलेंगे तो इसमें जल की मात्रा 90 से 92% होगी और इसमें प्रोटीन 6 से 8%। ये पाया कहाँ जाएगा? प्लाज्मा में। रुधिर प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है या हल्के पीले रंग का होता है। तो हम लिखेंगे क्या, बोलें क्या, जो हमारा प्लाज्मा होता है हल्के पीले रंग का होता है या रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। ठीक है, रुधिर में लगभग 55% भाग बनाता है और रुधिर और इसमें क्या होगा, प्लाज्मा में मुख्य रूप से हम कहेंगे क्या, प्लाज्मा में जल ही होता है। जो प्लाज्मा में जल जो होता है प्लाज्मा में ही होता है। ये कहाँ होता है? मुख्य रूप से प्लाज्मा में ही जल होता है। कितना? 90 से 92% भाग कहाँ पर? प्लाज्मा में जल पाया जाता है। रुधिर को, क्योंकि हम बाद में रुधिर पढ़ेंगे, रुधिर जो होता है हमारा, रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, हम कह सकते हैं जो रुधिर बना होता है हमारे रुधिर कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। जो हमारा रुधिर होता है शरीर की रुधिर, यानी हम कह सकते हैं कि WBC बोलते हैं ना, WBC, RBC और बोलते हैं प्लेटलेट्स बोलते हैं ना। ये सब कहाँ होते हैं? ये हमारे रुधिर के ही प्रमुख भाग होते हैं, प्लेटलेट्स से। ठीक ना, रुधिर के प्रमुख भाग कौन कौन? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये मुख्य भाग होते हैं किसके? रुधिर के। और रुधिर में साथ में साथ प्लाज्मा पाया जाता है या हल्के पीले रंग का होता है और इसी में ही 90 से 92% जल पाया जाता है। और प्रोटीन कितनी होती है? 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। हमारे 3 प्रोटीन कौन कौन से? फाइब्रिनोजन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया और एल्बुमिन हो गया। ये 3 प्रकार की प्रोटीन होती हैं। कहाँ पर? प्लाज्मा में ही पाई जाती हैं। तो तीनों प्रकार की प्रोटीन जो होती हैं कहाँ पाई जाती हैं? रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है। या प्लाज्मा बोले या रुधिर प्लाज्मा बोले, बात तो एक ही हुई। और इसमें जो 55% भाग क्या होता है, यानी रुधिर का लगभग 55% भाग ही प्लाज्मा ही होता है। तो कहें क्या, हमारा रुधिर किससे बना होता है? तो लिखें क्या, इसमें बोलते हैं रुधिर प्लस प्लाज्मा मिलकर के पूरी रुधिर संरचना का निर्माण करते हैं। रुधिर यानी रुधिर कणिकाएं जो होंगी कितने होंगे? इसमें 3 होंगे। WBC हो गया हमारा, प्लस RBC हो गया और साथ में प्लेटलेट्स हो गया। ठीक है, यही क्या करेंगे? यही क्या हमारी रुधिर कणिकाएं हैं। ये हमारी क्या है? रुधिर कणिकाएं हैं। और रुधिर कणिकाएं प्लाज्मा के साथ मिलकर के पूरी रुधिर संरचना का निर्माण करती हैं। और रुधिर में क्या, WBC, RBC और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्या, इसके आगे देखते हैं कि हमारा प्लाज्मा है, हमने प्लाज्मा विषय में देख लिया। उसके बाद पढ़ेंगे क्या, यह किससे किससे मिलकर बना होता है। जो रुधिर प्लाज्मा होता है किससे किससे मिलकर के बना होता है। तो हम पढ़ लेते हैं क्या, इसमें रुधिर प्लाज्मा हमारा सोडियम आयन होता है, Na+ होता है, सोडियम आयन होता है। और इसके साथ ही साथ कुछ और अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे हमारा कैल्शियम आयन हो गया, Ca++, Mg++। ये सब क्या है? सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। और हमारा हो गया HCO3 हो गया। ये कहाँ होते हैं? ये हमारे रुधिर प्लाज्मा ही पाए जाते हैं। ठीक, और हमारा क्लोराइड आयन हो गया, Cl- हो गया। ये सब कहाँ होते हैं? कि Na+, Ca++, Mg++, HCO3 हो गया, Cl-। ये सब क्या है? एक आयन है। ये क्या है? आयन है। ये पॉजिटिव आयन और ये क्या है? निगेटिव आयन है। तो कहेंगे क्या कि हमारे प्लाज्मा में सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, HCO3 आयन और हमारे क्लोराइड आयन पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? जो हमारे शरीर में रुधिर है उसकी पूरी मात्रा को बनाने में भाग लेते हैं। ठीक ना, इसके विषय में पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, रुधिर के विषय में पढ़ते हैं। रुधिर हमारा किससे किससे मिलकर के बना होता है। तो हम शुरू करते हैं, रुधिर कौन कौन होते हैं, रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी होती हैं। अब देखते हैं रुधिर संघटित पदार्थ, यानी कि रुधिर में कौन कौन से पदार्थ भाग लेकर के रुधिर का निर्माण करते हैं। तो लिखेंगे क्या, रुधिर संघटित पदार्थ बोलेंगे इसे।
तो हमारा रुधिर तीन विशेष प्रकार के कणिकाओं से मिलकर के बनी होती है। तो हम कह सकते हैं क्या, जो हमारा रुधिर है या 3 प्रकार के रुधिर कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। पहले को बोलते हैं लाल रुधिर कणिका, हमारा पहला हो गया लाल रुधिर कणिका। दूसरा हमारा हो गया, इसे बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, ठीक। और तीसरा हमारा हो गया प्लेटलेट्स हो गया, प्लेटलेट्स, मैं 3 है। इसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, इसे करते हुए देखो, इसे बोलते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स, इसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, इसे प्लेटलेट्स कहते हैं। इसे आरबीसी भी कहा जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और हमारा प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम लाल रुधिर कणिका को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। लाल रुधिर कणिका को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, लाल रुधिर कणिका को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। और हमारा आ गया अगला वाला, इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइट। हमारा डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। उसके बाद हम देखें क्या है, प्लेटलेट्स, इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, इसे को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। हमारे ये सब क्या है, एनसीईआरटी के लैंग्वेज, ये सब एनसीईआरटी में यूज किए गए हैं। लाल रुधिर कणिका को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिका को ल्यूकोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। हम किस पे आधारित हैं, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के लैंग्वेज, सारे के सारे एनसीईआरटी के लैंग्वेज। क्या बताया गया, जो हमारा रुधिर है, यानी रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के सभी भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है, और साथ में क्या, भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन का निर्वहन करती है, पहुंचाती है उनके तक, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जो हमारा रुधिर है वह 2 चीजों से मिलकर के बना होता है, रुधिर कणिकाओं से और प्लेटलेट्स से। हमारा रुधिर कणिकाओं और प्लेटलेट्स से। रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी, लाल रुधिर कणिका, आरबीसी या इरिथ्रोसाइट बोले, ठीक ना। तो श्वेत रुधिर कणिका बोलते हैं डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट, कुछ भी कहें, ठीक ना। प्लेटलेट्स से बोलेंगे क्या, थ्रोम्बोसाइट कहेंगे, ठीक। ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि रुधिर जो है कितने प्रकार के कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। हमारे क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन, इसे हम स्टार लगा लेते हैं। ये हमारे पूछे जाने वाले सवाल हैं, ठीक ना, कि लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स कहां पाई जाती हैं, तो कहां पाई जाती हैं, रुधिर में। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, लाल रुधिर कणिका, इसके विषय हम अध्ययन करेंगे। लाल रुधिर कणिका क्या है, लाल रुधिर कणिका क्या है, इसके विषय में देखते हैं। इसे हम पहले साफ कर देता, लाल रुधिर कणिका क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, लाल रुधिर कणिका, ये हमारा टॉपिक चल रहा है, लाल रुधिर कणिका। जैसे कहे आरबीसी, आरबीसी भी कह सकते हैं, या इसे हम बोले इरिथ्रोसाइट भी कहें, ठीक ना। इसका नाम याद करना है, इरिथ्रोसाइट, ठीक। लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या 1 घन मिलीमीटर में, 1 घन मिलीमीटर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या होती है कितनी, 50 से, कितना होता है, 50 से लेकर के 50 लाख तक होता है। कितने में, प्रति घन मिलीमीटर।
50 से 50 लाख की संख्या में, प्रति घन मिलीमीटर की संख्या में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं और इनका जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं, ठीक ना। और इसमें एक पदार्थ होता है, लाल रंग का एक पदार्थ होता है जिसके कारण हमारा रुधिर लाल होता है, जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक ना। लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं इसमें प्रति घन मिलीमीटर में, यानी रुधिर के प्रति घन मिलीमीटर में कितनी 50 से 50 लाख लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं और इनका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का यह क्या लौह युक्त पदार्थ है, इसे बोले क्या लौह युक्त पदार्थ है या प्रोटीन है, या लौह युक्त पदार्थ या प्रोटीन है, जो कि दो चीजें मिले, हीम प्लस किससे ग्लोब्यूलिन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये क्या हमारा जो हमारा ये वाला भाग है ये हमारा क्या है आयरन है, ठीक ना। और इसके साथ क्या है एक प्रोटीन जुड़ी हुई है जो बनाती क्या है हीमोग्लोबिन बनाती है। यह क्या है लौह युक्त पदार्थ है। इसका रंग कैसा होता है, यह कैसा होता है लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। कैसा होता है हमारा ये लाल रंग का, हीमोग्लोबिन जो है यार लाल रंग का होता है, ठीक है ना। तो क्या बताया गया हमारा जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं प्रति घन मिलीमीटर में 50 से लेकर के 50 लाख तक की संख्या में पाई जाती है और इनका जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है, ठीक है ना। और बताया क्या इसमें एक लाल रंग का पदार्थ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह क्या है लौह युक्त पदार्थ है, लौह युक्त पदार्थ या लाल रंग का होता है, ठीक ना। और इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण यानी ये हमारा जो लाल रुधिर कणिका होता है या इसका निर्माण जो हमारी हड्डियां हैं, जैसे हमारा हो गया फीमर हो गया, ठीक है, यानी जो हमारे शरीर की लंबी लंबी हड्डियां हैं, हड्डियों के बीच में इनका निर्माण होता है, बोन मैरो में अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। किसका लाल रुधिर कणिका का, लाल रुधिर कणिका का निर्माण हमारी लंबी हड्डियों के बीच में जो द्रव्य भरा हुआ है बोन मैरो है उसमें क्या होता है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा कहाँ होता है हमारे लंबे हड्डियों में, ठीक है ना। और इनका जीवन काल कितना होता है 120 दिन होता है और प्रति घन मिलीमीटर में इनकी संख्या कितनी 50 से लेकर के 50 लाख की होती है। और क्या बताया गया इसमें एक लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक ना। या कैसा होता है लाल रंग का होता है, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं क्या हम उसके बाद पढ़ते हैं क्या WBC व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स इसे कहते हैं क्या ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है, ल्यूकोसाइड भी कहा जाता है। हम इसके बाद देखते हैं क्या WBC को देखेंगे। WBC यानी कि बोले क्या श्वेत रुधिर कणिका। अब पढ़ते हैं क्या श्वेत रुधिर कणिका WBC व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, इसे बोलते हैं क्या ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड बोलते हैं इसे। जो हमारा श्वेत रुधिर कणिका है इसे हम कहेंगे क्या WBC, इसका दूसरा नाम क्या है ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड के नाम से हम WBC को जानते हैं या कह सकते हैं कि श्वेत रुधिर कणिका को हम किसके नाम से जानते हैं ल्यूकोसाइड के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो लाल रुधिर कणिका है यह भी गड़बड़ हो गया। जो हमारा श्वेत रुधिर कणिका है, जो हमारा श्वेत रुधिर कणिका है यह हमारे कहाँ हो जाता है रुधिर में पाया जाता है। यह हमारा कहाँ होता है रुधिर में पाया जाता है, ठीक है ना। इसकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर में कितने से कितने, इतने से इतने प्रति घन mm या मिलीमीटर में पाई जाती है। यानी कि इसकी संख्या कितनी होती है 6000 से लेकर के 8000 की संख्या में यह पाया जाता है। कहाँ हमारे कहाँ पाया जाता है रुधिर में,
कितनी मात्रा में, कितने घन मिलीमीटर में? 1 घन मिलीमीटर, या कहेंगे प्रति घन मिलीमीटर में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या 6000 से लेकर के 8000 के बीच होती है। इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। और इसका जीवन काल जो है बहुत कम होता है, लगभग 1 सप्ताह माना जाता है। कितना? 1 सप्ताह। इसका जीवन काल कितना है? 1 सप्ताह माना जाता है। और जो हमारा श्वेत रुधिर कणिका होती है यह 2 प्रकार की होती है। श्वेत रुधिर कणिका कितनी? 2 प्रकार की होती है, जिसे हम कहेंगे क्या? पहला हमारा होता है और दूसरा हमारा होता है, इसे बोलते हैं कणिकामय। श्वेत रुधिर और कणिका विहीन। ठीक है, एक होता है कणिका में, दूसरा होता है कणिका विहीन, यानी इसमें कणिका नहीं होती। और एक बात हमने आपको बताना भूल गया, हाँ, आरबीसी में जो हमारा आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। जो हमारा आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, किंतु हमारे श्वेत रुधिर कणिका में केंद्रक पाया जाता है। यह बात याद रखना कि पूछेगा कि किस प्रकार के रुधिर कणिका में केंद्रक नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि हमारे डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, किंतु हमारे आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। ये बात याद रखना, ये वाली इंपॉर्टेंट बात है। इसे भी स्टार लगाओ, इससे भी स्टार लगाओ, जितने स्टार लगाओ उतना कम है, इसे लगाते रहो कि हमारे ये वाला बात है। यानी कि पूछेगा किस रुधिर कणिका में केंद्रक नहीं होता, यार कौन सा रुधिर कणिका केंद्रक विहीन होता है? कौन होता है? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। ठीक ना, इसे इरिथ्रोसाइट, हाँ एक बार चलो ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी में क्या है? हमारा डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। ठीक है, इसे बात याद रखना। केंद्रक युक्त कौन सा? आरबीसी, और केंद्रक विहीन गड़बड़ हो गया। देखो, जो हमारा आरबीसी होता है इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक विहीन होता है। और डब्ल्यूबीसी केंद्रक युक्त होता है, केंद्रक की उपस्थित होती है। इसमें डब्ल्यूबीसी में और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ठीक है, उसके बाद देखते हैं कणिकामय और कणिका विहीन। ठीक है, इसके विषय में पढ़ते हैं। चलो देखते हैं इसके विषय में एक एक करके। अब इससे बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, इसे बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, ग्रेन्यूलो। ठीक ना, इसका दूसरा नाम क्या है? कणिकामय या ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। और दूसरा होता है एक ग्रेनुलोसाइट या कणिका विहीन या अकणिकामय। ठीक है, कुछ भी कहे, एक ग्रेनुलोसाइट इसका दूसरा नाम। हो गया। अब इसके विषय में पढ़ते हैं, कणिकामय श्वेत रुधिरांश या कितने प्रकार का होता है। उसके बाद देखेंगे कणिका विहीन श्वेत रुधिरांश कितने प्रकार का होता है। तो हमने क्या पढ़ा? श्वेत रुधिर कणिका को हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, या व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स का है, या ल्यूकोसाइट का है। ठीक ना, उसके बाद इनकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर में 6000 से लेकर के 8000 के बीच। इनका जीवन काल 1 सप्ताह है। यह 2 प्रकार की होती हैं, कणिकामय श्वेत रुधिरांश और कणिका विहीन या अकणिका विहीन। ठीक ना, अकणिकामय श्वेत रुधिरांश इसे बोलते हैं क्या? ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक ग्रेनुलोसाइट। ठीक ना, इसके बाद पढ़ेंगे क्या? कणिकामय श्वेत रुधिरांश। इसके विषय में अध्ययन करते हैं, कणिकामय श्वेत रुधिरांश के विषय में। कणिकामय पहले क्या हमारा? कणिकामय
ठीक, क्या कहते हैं इसे? ग्रेनुलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। ठीक, या कितने प्रकार का? 3 होते हैं, ऐसे बना लेते हैं। हमारा एक होता है, इसे बोलते हैं हम न्यूट्रोफिल। पहला हमारा क्या? न्यूट्रोफिल हो गया। दूसरा बोलते हैं इयोसिनोफिल। तीसरा हमारा बेसोफिल हो गया। ठीक ना? क्या बताया गया? श्वेत, जो हमारा श्वेत कणिका है, यह 2 प्रकार से बनी होती है, कणिकामय और अकणिकामय। ठीक, जो कणिकामय होता है यह 3 प्रकार की होती है। एक हमारा न्यूट्रोफिल होता है, एक स्नेओफिल होता है और बेसोफिल होता है। ठीक है, ये दोनों संख्या में अधिक होते हैं। कणिकामय श्वेत द्रावण में संख्या में अधिक, कौन कौन? न्यूट्रोफिल और स्नेओफिल। ये संख्या में अधिक होते हैं। इनकी मात्रा कितनी होती है? 60 से लेकर के 65%। इनकी मात्रा 60 से 65, और इसकी मात्रा होती है बहुत कम, नगर मान लेते हैं 0.5 से लेकर के 1% भाग, इतना भाग बनाती है। ठीक है ना? कणिका में जो श्वेत द्रावण होता है या 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। और इन दोनों की मात्रा कितनी होती है? 60 से 65% भाग इसमें, और इसमें इसकी मात्रा 0.5 से लेकर 1% भाग बनाती हैं। ठीक है ना? हमने पढ़ा क्या कि न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल कहाँ होते हैं? कणिका में, शुद्ध द्रावण में। ठीक ना? और न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल 60 से 65% भाग पाए जाते हैं, और हमारा बेसोफिल से 0.5 से लेकर 1% भाग पाया जाता है। किसमें? इसमें, कणिका में, शुद्ध द्रावण में। ठीक, इसके बाद पढ़ते हैं क्या? कणिका विहीन या अकणिका में। ठीक है, उसके विषय में देखते हैं, जिसे बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। यहीं बना लेते हैं हम, यहीं पर लिख लेते हैं कणिका विहीन, इसी को हम बदल लेते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट हो गया हमारा, तो काम हो गया इसी से। ऐसे अब तो इसे मिटाना पड़ेगा, तो इसे मिटा लेते हैं। जो हमारा कणिका विहीन शुद्ध द्रावण होता है केवल 2 प्रकार का होता है। केवल कितने? 2 प्रकार के। एक होता है हमारा मोनोसाइट, दूसरा हमारा लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। चलो हम इसको भी हम देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। इसे हम इरेज कर दिए इसको, तो ऐसा 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 कर दिए हम। जो हमारा एक ग्रेनुलोसाइट है केवल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा होता है मोनोसाइट, और दूसरा होता है क्या? लिम्फोसाइट। ठीक, मोनोसाइट अकेला रहता है, ऐसा जैसे पढ़ा है ऐसा रहेगा। लिम्फोसाइट कितने? 2। लिम्फोसाइट कितने? 2 प्रकार के। हमारे 2 प्रकार के लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लिम्फोसाइट टी और लिम्फोसाइट बी। तो लिखेंगे क्या? लिम्फोसाइट बी और लिम्फोसाइट टी। लिम्फोसाइट बी और लिम्फोसाइट टी।
जो हमारा लिम्फोसाइट बी होता है, लिम्फोसाइट बी होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। कहा? जहां पर लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। हमने पहले बताया कि लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होता है। वहीं पर भी लिम्फोसाइट बी का निर्माण भी होता है और इसका परिपक्वन यानी मैच्योर कहाँ होता है? बोन मैरो में। इसलिए इसका नाम क्या रखे गए? लिम्फोसाइट बी, यानी कि बोन मैरो में इसका निर्माण होगा और इसका परिपक्वन या मैच्योरेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में ही पाया जाता है। कौन सा? लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट होता है या कहां पर बनता है? बोन मैरो में भी, ये भी बनता है, किंतु इसका परिपक्वन कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड में, थाइमस ग्रंथि में। ठीक है ना? इसे बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। थाइमस ग्लैंड में इसका परिपक्वन होगा, निर्माण बी यानी कि बोन मैरो में होगा, और लिम्फोसाइट बी जो है इसका निर्माण बोन मैरो में होगा और परिपक्वन भी कहाँ होगा? वहीं पर होगा। कहाँ? बोन मैरो में। ठीक है ना? इसका निर्माण भी बोन मैरो में होगा। और क्या करते हैं ये? हमारे शरीर में इसे बोलते हैं हम इम्यूनिटी पावर, प्रतिरक्षा शक्ति बनाए रखते हैं। जो लिम्फोसाइट बी होता है और लिम्फोसाइट टी होता है, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा, क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा। इसे हिंदी में कहते हैं लिम्फो, इसे कहते हैं, हाँ, प्रतिरक्षा को बोलते हैं रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता है, से लड़ने की क्षमता। प्रतिरक्षा मतलब क्या आता है? रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। जो हमारे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट होता है, यह मुख्य रूप से क्या करती हैं? प्रतिरक्षा करती है, हमारे शरीर की रक्षा करती है। किससे? रोगाणु से लड़ने की क्षमता बनाए रखती हैं। यानी कि कोई जीवाणु आया बाहर से तो क्या करेंगे? ये जो हमारे टी लिम्फोसाइट है और बी लिम्फोसाइट है, उन्हें पहचान जाएंगे कि हमारे यह शरीर की नहीं है और उन पर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। ठीक ना? तो रोगाणु क्या होंगे? ऐसा, यानी कि नष्ट हो जाएंगे। उन पर क्या करेंगे? वार करेंगे और इनको मार देंगे। ठीक है ना? तो क्या होगा? रोगाणु मर जाएंगे। यानी कि प्रतिरक्षा का मुख्य घटक क्या है? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ठीक है ना? इसके बाद देखते हैं क्या? प्लेटलेट्स को देखते हैं। प्लेटलेट्स को देख लेते हैं इसके साथ ही। तीसरा हमारा रुधिर प्रक्रिया कौन है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसे बोलते हैं पट्टिकाण बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं क्या? पट्टिकाण भी कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है ना? पट्टिकाण। तीसरा हमारा रुधिर क्या है? प्लेटलेट्स। इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण भी हमारे वहीं पर होता है, बोन मैरो में। बोन मैरो में अस्थि मज्जा की विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो से ही। जो हमारे विशेष यानी कि जो हमारी अस्थि मज्जा है, उन्हीं से ही इनका निर्माण होता है। जब वे कोशिकाएं यानी जो हम कह सकते हैं, जब हमारे बोन मैरो या अस्थि मज्जा की कोशिकाएं विखंडित होती हैं तो प्लेटलेट्स का निर्माण करती हैं। तो कहें क्या? जो हमारे शरीर के हड्डियों के बीच में जो अस्थि मज्जाएं की
कोशिकाएं हैं उनके विखंडन से बनती हैं। रक्त में इनकी संख्या, जो हमारा रुधिर होता है, रक्त में इनकी संख्या, इनका निर्माण कहां होता है? हाँ, अस्थि मज्जा के, लिख लेंगे इसे, अस्थि मज्जा के। वो थोड़ा इंक डाल लेता, इंक खत्म हो गई। कहाँ होता है इसका निर्माण? अस्थि मज्जा के। अस्थि मज्जा के जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनके विखंडन से ही इसका निर्माण होता है। किसका? प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा के विशेष प्रकार की कोशिकाओं के विखंडित होने से, और इनकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर में होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख। चलो शुरू करते हैं। अस्थि मज्जा के टूटने से, हाँ, टूटने से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ठीक है ना? इनकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर में इतने से लेकर के इतने तक, प्रति घन मिलीमीटर, ठीक है ना? इनकी संख्या 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख की संख्या में प्रति घन मिलीमीटर में पाए जाते हैं। ठीक है ना? उसके बाद बताया गया प्लेटलेट्स जो होता है विशेष प्रकार के पदार्थ का श्रावण करते हैं। जो हमारे प्लेटलेट्स होता है या विशेष प्रकार के पदार्थों का श्रावण करती हैं। जो हमारे शरीर के कहीं स्थान पे घाव हो जाता है तो वहां पर क्या होता है? रुधिर बहने लगता है। मान लेते हैं यही हमारा क्या है, यही हमारा आदमी है, मान लेते हैं कोई आदमी है जो अच्छे लोग बना लेते हैं इसको भी ऐसा ऐसा, देख लो तो लग रहा है ना आदमी है, आंखें हैं, मुंह है, नाकें हैं, देखो ऐसा कान है। ठीक है, आदमी हो गया, इसके हाथ पैर बना गया। ठीक है ना? बन गया ना। देखो मान लेते हैं इसी को कहीं यहाँ पे चोट लग गया, ठीक है, यहाँ पर रक्त बहने लगा, तो ये प्लेटलेट्स जो होता है यहाँ पर आएगा। ठीक है ना? यहाँ पर आकर के रुधिर को स्कंदित करने का कार्य प्रारंभ करेगा। यानी कि प्लेटलेट्स बहुत अधिक संख्या में इस घाव पर आएंगे, आकर के यहाँ पर एक जाल बिछा लेंगे। ठीक ना? जाल बिछाने लेने के बाद, जाल बना लेने के बाद क्या होगा? यहाँ पर रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, यानी हमारा जो आरबीसी होता है उसकी आकार थोड़ा बड़ा होता है, प्लेटलेट्स सबसे छोटा होता है। ठीक है? तो यह जाल बनाएगा, प्लेटलेट्स क्या है? जाल बनाएगा, और आकर के आरबीसी आकर के यहीं पर फंस जाएंगे, जिससे कि कुछ समय बाद रुधिर क्या होता है? बहना बंद हो जाता है। ठीक है ना? और क्या होता है? कभी कभी अगर रुधिर ना रुके तो क्या होगा? शरीर से पूरा रुधिर निकल जाएगा और आदमी क्या होगा? वो चला जाएगा भगवान के पास। ठीक है? इसीलिए प्लेटलेट्स क्या करती है? आएगी यहाँ पर एक सघन जाल बनाएगी। ठीक है ना? और इसमें आकर के हमारे जो आरबीसी होंगे, डब्ल्यूबीसी होंगे, इसी में आकर के फट जाएंगे और रुधिर स्राव कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा। ठीक है ना? तो आज हमने क्या देखा इस वीडियो में? हमने पढ़ा रुधिर क्या है। ठीक ना? रुधिर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें हमने देखा रुधिर देखा और रुधिर प्लाज्मा देखा। ठीक ना? और रुधिर के प्रकार देखे। ठीक ना? उसके बाद प्लाज्मा के विषय में पढ़ा। उसके बाद हमने देखा क्या, जो हमारा रुधिर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें हमारे 3 रुधिराण पढ़े। कौन कौन है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी के विषय में पढ़ा, डब्ल्यूबीसी के विषय में पढ़ा और प्लेटलेट्स के विषय में पढ़ा। और जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है 2 प्रकार के होते हैं, कणिकामय और कणिकाविहीन। कणिकामय हमारे 3 होते हैं। एक होता है हमारा ग्रेनुलोसाइट होता है, एक गब। ठीक है? हमारे इसमें 3 होते हैं। एक होता है हमारा स्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है? कणिकामय में 3 होते हैं, स्नोफिल्स, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स।
और कणिका विहीन में कितने, 2, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक ना, मोनोसाइट जो होंगे अकेला होगा, सिंगल एकदम, ठीक ना। और जो हमारे लिम्फोसाइट 2 प्रकार के, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का निर्माण बोन मैरो में, टी लिम्फोसाइट का निर्माण बोन मैरो में। परिपक्वन कहाँ होगा, बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन यानी मैच्योर कहाँ होगा, मैच्योर परिपक्व कहाँ होगा, बोन मैरो में। और टी कहाँ होगा, थाइमस में, थाइमस ग्लैंड में। ठीक ना। उसके बाद हमारा प्लेटलेट्स पढ़ा हमने, प्लेटलेट की संख्या देखा, 1 घन मिलीमीटर में इनकी संख्या 1.5 लाख से 3 लाख के बीच होती है। ठीक ना। और क्या होता है, इसका निर्माण क्या होता है, अस्थिमज्जा के विशेष प्रकार की कोशिकाओं को टूटने, या हम कह सकते हैं अस्थिमज्जा के टूटने से प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। और यह आकार में बहुत छोटे होते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर में घाव हो जाता है या किसी भी जीव के शरीर में घाव हो जाता है, ठीक ना, उच्च कोट के जीव में, तो इसमें क्या होता है, यह संघाल बनाता है और इसमें आकर के RBC से फंस जाती है, जिसके कारण रुधिरस्राव होकर होना बंद हो जाता है। किंतु यह कहाँ होता है, यानी कि जो हमारा RBC होता है, जो रुधिर होता है, केवल उच्च कोट के प्राणियों में ही पाया जाता है, निम्न कोट के प्राणियों में रुधिर नहीं होता है। ठीक ना। जैसे कुछ हमारे जंतु हो गए निम्न कोट के, तिलचट्टे हो गए, ठीक है, जैसे काकरोच कहते हैं, काकरोच, ठीक ना, उसमें RBC नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होती, इसलिए उसका रुधिर लाल नहीं होता है। ठीक है ना। तो हमने पढ़ लिया क्या, तीनों के विषय में पढ़ लिया। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे क्या, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप के विषय में पढ़ेंगे। अच्छे से एकदम गंभीर रूप से अध्ययन करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे। रक्त समूह क्या है, उसका हमारा हेडिंग होगा, उसके प्रकार, रक्त समूह की खोज किसने किया, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या, RH फैक्टर के विषय में पढ़ेंगे, RH समूह के विषय में। उसके बाद पढ़ेंगे रक्त स्कंदन पढ़ेंगे, रक्त का जमाव पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे लसिका क्या है, ठीक है, परिसंचरण पथ क्या है, उसके विषय में देखेंगे। उसके मानव परिसंचरण तंत्र क्या है, और यहाँ मानव में परिसंचरण तंत्र किस प्रकार से होता है, ठीक ना। उसमें क्या पढ़ेंगे, हृदय पढ़ेंगे, धमनी पढ़ेंगे, शिराएं पढ़ेंगे, अलिंद, उसमें हृदय के विषय में पढ़ेंगे, अलिंद क्या है, निलय क्या है, बायां अलिंद कौन सा, दायां अलिंद कौन सा है। उसके बाद द्विवल्नी कपाट क्या है, त्रिवल्नी कपाट क्या है, अर्धचंद्राकार वाल्व क्या है, ठीक ना, अलिंदी पट क्या है, निलय पट्ट क्या है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। और इसकी पढ़ेंगे, इसका भार कितना है हृदय का, ठीक ना, इसके विषय हम गंभीर से अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमें देखेंगे हृदय चक्र के विषय में पढ़ेंगे कि हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या है, विद्युत हृदय लेखन, ठीक है, लेख यानी जो उसका डायग्राम, ECG बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं ना, उसके विषय में पढ़ेंगे। ECG के विषय में पढ़ेंगे, किस प्रकार से वह कार्य करता है। उसके बाद पढ़ेंगे क्या, द्विसंचरण पढ़ेंगे, जिसमें यानी हम कह सकते हैं क्या, डबल सर्कुलेशन। हम कहते हैं ना, मानव में डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक ना, यानी कि हृदय में रुधिर 2 बार आता है, इसलिए उसके विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा क्या आ गया है, हृदय क्रिया नियमन पढ़ेंगे। उसके बाद परिसंचरण की विकृतियां, यानी कि कौन कौन से हृदय में से संबंधित रोग होते हैं, ठीक ना, उसके विषय में हम डीपली अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो हमने आज इतना ही पढ़ा, रुधिर के विषय में पढ़ा। तो अगले लेक्चर में क्या होगा हमारा, रुधिर समूह, ब्लड ग्रुप, ठीक है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।